नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, मुद्दे तथा समस्याएं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं दहेज की अवधारणा पर। भारतीय समाज में एक कुप्रथा के रूप में दहेज का प्रचलन पाया जाता रहा है और वर्तमान में भी यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। इसकी दुष्परिणाम के रूप में कई बहुएं, कई बेटियां जिंदा जला दी जाती है, अर्थात दहेज न मिल पाने के कारण, या इसका विकृत रूप जैसे कह सकते हैं कि बाल विवाह होना, क्योंकि माता पिता के पास धन न होने के कारण फिर वो देखते हैं कि बड़े होने पर दहेज देने की समस्या रहेगी, इसलिए उनका बाल विवाह कर दिया जाता है। अर्थात एक कुप्रथा दूसरी कुप्रथा को जन्म देती है। आज हम दहेज के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसे प्रस्तुत करता है श्री मूलचंद, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। यह मेरा परिचय है। हिंदू विवाह से संबंधित विभिन्न समस्याओं में से दहेज भी एक समस्या है। यदि लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, प्रशासनिक अधिकारी या कुशल व्यापारी है तो दहेज के बाजार में उसकी ऊंची बोली लगती है। दूसरी ओर सुंदर, सुशील एवं शिक्षित कन्या को दहेज के अभाव में उपयुक्त वर नहीं मिल पाता है। दहेज को लेकर प्रतिवर्ष भारत में हजारों नव विवाहिताएं आत्महत्या करती है या उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। कानून भी दहेज को समाप्त करने में निष्क्रिय रहे हैं। यद्यपि दहेज निरोधक अधिनियम 1961 को लागू किया गया है, किंतु फिर भी यह कुप्रथा के रूप में आज भी प्रचलन में दिखाई देती है। नवयुवकों का दायित्व है कि वे दहेज रूपी दानव की होली जलाएं और विवाह को पवित्र बंधन का रूप प्रदान करें, जिससे पारस्परिक स्नेह, प्रेम, सहयोग एवं विश्वास पनप सके। सामान्यतः दहेज उस धन या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। अर्थात दहेज वो धनराशि है जो वधू के पिता माता के द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। फेयरचाइल्ड, जिन्होंने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी, उनके अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। अर्थात माता पिता तो है ही, लेकिन उनके निकट संबंधियों के द्वारा भी जो है धनराशि दी जाती है, तो वह भी दहेज है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि है जिसे विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अथवा विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति के विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दी हो। यहाँ पर दहेज निरोधक अधिनियम 1961 अर्थात 1 जुलाई को लागू किया गया था, 1 जुलाई 1961 को, और जिसमें पूर्ण विस्तृत परिभाषा के रूप में बताया गया कि माता पिता ही नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति ने दूसरे पक्ष को या विवाह के समय भी दी जा सकती है, विवाह से पहले दी जा सकती है या विवाह के बाद दी जा सकती है, लेकिन आवश्यक शर्त विवाह है।
वर्तमान में तो दहेज प्रथा का स्वरूप ही विकृत हो चुका है। अब तो विवाह संबंध तय करते समय काफी सौदेबाजी की जाती है। लड़कियों का विवाह एक गंभीर समस्या बन गया है। दहेज के कारण ही बहुत सी बहुओं को जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। इस वेदना को केवल लड़की के माता पिता ही समझ सकते हैं और कोई अन्य नहीं समझ सकते। दहेज के जो कॉजेज है, कारण है, वो निम्नलिखित रूप से हो सकते हैं। जैसे जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र होने के कारण योग्य वर के लिए दहेज देना आवश्यक हो जाता है। मान लीजिए माता पिता बच्ची के लिए वर देख रहे हैं, अगर योग्य वर को ढूंढ रहे हैं और उस योग्य वर के लिए जैसे वो पढ़ा लिखा हो, नौकरी पेशे वाला हो या अच्छा बिजनेसमैन हो, तो उसके माता पिता दहेज की मांग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वधु पक्ष के लोगों के द्वारा जो धनराशि दी जाएगी वो इसमें सम्मिलित होती है। बाल विवाह के कारण वर एवं वधु का चुनाव उनके माता पिता द्वारा किया जाता है। यानी कि ये जो है अरेंज मैरिज का मतलब यही है कि माता पिता के द्वारा ही वर वधु का चयन होता है, न कि लड़का और लड़की अब एक दूसरे के साथ चयन करते हैं और वे अपने लाभ के लिए दहेज की मांग करते हैं। फिर वो माता पिता ही ये देखते हैं भाई कि इतनी धनराशि चाहिए और नहीं चाहिए, वर पक्ष वाले वधु पक्ष से मांग सकते हैं। हिंदुओं में कन्या का विवाह अनिवार्य माना गया है। इसका लाभ उठाकर वर पक्ष के लोग अधिकाधिक दहेज की मांग करते हैं। हिंदू धर्म में जो है स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार विवाह को माना गया है और कन्यादान का आदर्श इसमें छिपा हुआ है। इसके साथ ही यह अपेक्षा की जाती है कि कन्या का विवाह अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अब जब कन्या की एज बढ़ती है तब कई परेशानियां भी आती है, जैसे बेमेल विवाह होना, योग्य वर नहीं मिल पाना या जो वर की आयु अधिक हो, ये भी समस्या हो सकती है। इसलिए वर पक्ष के लोग जो है इस रूप में कि कन्या का विवाह होगा तो वह दहेज की मांग करते हैं। चौथा कुलीन विवाह है, जिसका तात्पर्य ऊंचे कुल के लड़कों की मांग बढ़ जाती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कन्या पक्ष को दहेज देना पड़ता है। कुलीन विवाह में ऊंचे कुल का लड़का की बात की जाती है, कुल गोत्र होता है, तो ऐसे वर बहुत कम मुश्किल से मिलते हैं। तो कन्या पक्ष वाले ये देखते हैं कि चाहे दहेज भी दिया जाए लेकिन वर ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो है वो दहेज देते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का अधिक महत्व होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह शिक्षित एवं प्रतिष्ठित लड़के के साथ करना चाहता है, जिसके लिए उसे दहेज देना होता है। वर्तमान में धन का महत्व बढ़ा है। आज तो धन के आधार पर ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आंका जाता है। जिस व्यक्ति को अधिक दहेज प्राप्त होता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और यही कारण है कि इसका चलन आगे से आगे एक परिवार से दूसरा परिवार सीखता है, दूसरे से तीसरा परिवार सीखता है कि फला व्यक्ति को दहेज अधिक मिला है, तो उसकी सोसाइटी में, समाज में जो है प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और दूसरे लोग भी उनसे सीखते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है, यानी वर पक्ष जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है। फिर उसे जिसे जुटाने के लिए वर पक्ष के लोग दहेज मांगते हैं। वो देखते हैं भाई कि उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है बच्चे को, तो अब क्या करेंगे, तो वधु पक्ष से जो है वो पैसा जुटाते हैं, यानी वो दहेज के रूप में मांग करते हैं। आठवां, अपनी प्रतिष्ठा एवं शान का प्रदर्शन करने के लिए भी लोग अधिकाधिक दहेज लेते हैं और देते हैं, यानी इसमें एस्टीम और प्रेस्टीज ये दोनों जुड़ी हुई हैं। वो देखते हैं कि यदि हम कन्या को अधिक जो है दहेज देंगे तो समाज में उसकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।
तो इसलिए भी दहेज लेते हैं और देते हैं। वर्तमान में यातायात के साधनों की उन्नति एवं विकास हुआ है। नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण जाति एवं उपजाति के लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है और वे दूर दूर तक फैल गए हैं। इस कारण अपनी ही जाति में वर ढूंढना कठिन हो गया है। यानी स्वजाति के अंतर्गत वर ढूंढे तो योग्य वर नहीं मिल पाता, तो दूर दराज के इलाके में फिर वो ढूंढना पड़ता है। फिर भी नहीं मिलता है तो फिर बेमेल विवाह भी होता है। जो व्यक्ति अपनी कन्या के लिए दहेज देता है तो वह अपने पुत्र के लिए भी दहेज प्राप्त करना चाहता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति भी है जो ये देखते हैं कि मैंने अपनी पुत्री को दहेज में धनराशि दी, तो यदि उसके पुत्र है तो वो भी दहेज प्राप्त करना चाहता है कि भाई कि मुझे भी दहेज प्राप्त हो। ऐसा लोगों की मानसिकता बनी हुई है। आज के युग में आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुखों की ओर भाग रहा है। वो देखता है कि भौतिकतावादी जो संस्कृति है उसके पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। वो कैसे न कैसे उसे जुटाने की प्रयास कर रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि दहेज के लिए काफी कुछ कारण हैं और इन्हीं कारणों के कारण दहेज प्रथा खत्म नहीं हो रही है और आगे से आगे ये कुप्रथा का रूप ले लिया है और आगे से आगे बढ़ रही है। दहेज प्रथा के निराकरण के लिए प्रसिद्ध समाजशास्त्री A.S. अल्तेकर ने लिखा है कि हिंदू समाज के लिए यह उचित समय है कि दहेज की दूषित प्रथा को, जिसने अनेक अबोध कन्याओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, समाप्त कर दें। इसके लिए निम्न सुझाव है। स्त्री शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाना चाहिए। यानी दहेज प्रथा के निराकरण के लिए A.S. अल्तेकर ने कहा कि सबसे पहले स्त्री शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाना चाहिए। देखिए, भारतीय समाज में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ये कहावत चरितार्थ थी। लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं के प्रति जो है लोगों की मानसिकता क्षीण होती जा रही है, संकुचित होती जा रही है। लेकिन महिलाओं में भी शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार होने के कारण अब महिलाओं में जो है जागृति आई है और शिक्षा प्राप्त कर पुरुषों के समकक्ष कंधे से कंधा मिला करके वो आगे बढ़ी हैं। दहेज निरोधक अधिनियम 1961, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत स्त्री को कई अधिकार दिए हैं। यहाँ तक कि उसको विवाह विच्छेद का अधिकार भी दिया गया है। अब वो दासी नहीं है, वो जीवन साथी के रूप में होती है। तो इस रूप में महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर जागरूक होने लगी है। दूसरा, जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता होना चाहिए। अब यहाँ जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता इस रूप में हो कि चूंकि वह महिला शिक्षित हैं तो अपने ही नेचर के आधार पर वह जीवन साथी का चयन कर सकती है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वैसे भारत सरकार और राज्य सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया है। लड़कों को स्वावलंबी बनाया जाए। मेरा यह मानना है कि केवल लड़कों को ही नहीं अपितु लड़कियों को भी स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से वह पुरुषों पर निर्भर न हो और कामकाजी रूप में वो आगे आए। वैसे आज हम ये कह सकते हैं कि पंचायती राज जो एक्ट है उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें कई महिलाएं प्रधान के पद पर है, जिला प्रमुख के पद पर है, सरपंच के पद पर है, चुनकर आगे आई है। लेकिन विडंबना ये देखिए कि इसके पीछे उनके पति जो है वो कुर्सी को संभाल रहे हैं। कई जगह ऐसा देखने को मिला है। और नया पद जैसे सरपंच है तो सरपंच पति, एसपी शब्द जुड़ गया।
प्रधानपति, प्रधान महिला है तो पीपी प्रधानपति है साहब, इस तरह के शब्दों का यूज लोग बाग करने लगे हैं। और पांचवा, स्वस्थ जनमत होना चाहिए, यानी कि पार्शलिटी नहीं हो। चूंकि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर किसी प्रकार से लोगों को बरगलाए नहीं और स्वस्थ जनमत की परंपरा का पालन होना चाहिए। निष्पक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए और जनता की राय होनी चाहिए। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए युवा स्वयं संगठित होकर इसका विरोध करें। अर्थात दहेज प्रथा तभी समाप्त हो सकती है जब युवा इसके लिए आगे आएंगे। और दहेज विरोधी कानून का कठोरता से पालन करना चाहिए। सरकार के द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं और ये कड़े कदम के रूप में दहेज विरोधी कानून लागू किया गया है, लेकिन आम लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए। जब तक युवा लोग जो है इसका कठोरता से पालन नहीं करेंगे तब तक यह सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी समाज के सदस्यों का यह दायित्व है कि वे इस ओर अग्रसर हो और इस कुप्रथा को समाप्त करने पर अपनी पहल करें। क्योंकि अब दहेज प्रथा के विरुद्ध अब एक नया चलन सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा है जिसमें दहेज नहीं के बराबर है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।